नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहेंगे। जो तुम कहोगे वो हम नहीं कहेंगे। चाचा को भतीजे की याद आती है तो भतीजे को चाचा की याद आती है। भतीजा समाजवादी परिवार में चौका मारता है तो चाचा है कि गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर फेंकने का दम दिखा रहे हैं। दरअसल घर में जब दो बर्तन खटकते हैं तो पड़ोसियों को आवाजें मिल जाती हैं। बचपन में जब माँ बाप लड़ते थे तो पड़ोसी जान जाते थे। अब ये पड़ोसियों के ऊपर है कि वो उन आवाजों को किस नजरिए से लेते हैं। पर घर का घमासान जब कई मंचों पर खुलकर सामने आ चुका होता है तब इसको पड़ोसियों को भी समझने में देर नहीं लगती है। कहते हैं कि दिल में जो होता है वो जुबान पर आ ही जाता है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कह भी दिया था कि चाचा और अंकल साथ रहें न रहें, जनता का साथ रहना जरूरी है। शिवपाल यादव नेताजी की सहमति से जब 175 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके हैं तो फिर अखिलेश यादव को 403 उम्मीदवारों की सूची देने का मतलब क्या है? कोई समझे या ना समझे, पर सच तो यही है कि वक्त वक्त पर बदलते बोल ये जाहिर कर रहे हैं कि किस्सा कुर्सी का है। शिवपाल यादव अपने उम्मीदवारों को उतारकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं ताकि जब सब उनके अपने होंगे तो कुर्सी उनकी होगी। इधर अखिलेश पहले से ही कहते हैं कि सब ले लो, बस टिकट बांटने का अधिकार दे दो। आखिर क्या चल रहा है ये समाजवादी पार्टी में? जिन लोगों को अखिलेश पसंद नहीं करते, क्यों उनको बड़े ओहदों पर बैठाया जा रहा है? क्यों ऐसे नेताओं को सामने लाया जा रहा है जिनके दामन पर दाग लगे हैं, जिन पर आरोप लगे हैं? इन सब के बीच हर किसी को एक बात समझ नहीं आती कि एक बेटा आखिर अपने बाप के आगे इस तरह असहाय क्यों हो गया है। रामपाल, अतीक, अमनमणि, मुख्तार के भाई, तमाम ऐसे लोग नाम हैं जो कि समाजवादी पार्टी के चुनावी चेहरे अखिलेश को पसंद नहीं है। जिसका चेहरा लेकर के आप चुनाव में जा रहे हैं उसी की बात को आप नहीं सुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जंग जारी है। लेकिन अब यह भी कहा जाता है कि सबकी राय ली जाएगी, सबकी बात को सुना जाएगा। तो 175 उम्मीदवारों का जब ऐलान किया गया, यह फैसला किसका था? नेताजी का, शिवपाल यादव का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का या और किसी का? समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही जाहिर तौर पर इसका जवाब देना होगा। लेकिन आज जिस तरीके के बोल सामने आए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि शिवपाल यादव ने आज क्या कहा और उसके बाद चुटकी लेते हुए मायावती क्या बोली। और ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। और जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग बिना समस्या बनाना चाहते हो, क्यों बनाते हो? में मची आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी अब यहाँ इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि अभी चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनने पर भी उनको इसका कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि अब सपा दो खेमों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के दो खेमों में बच चुकी है। तो इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे को चुनाव हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो समाजवादी पार्टी में आखिर हालात किस तरीके के बन रहे हैं और क्या ये कहा जाए कि ऑल इज नॉट वेल या फिर और कुछ कहा जाए? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया यूपी सरकार में राज्य मंत्री है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। निश्चित राय राजनीतिक विश्लेषक है और मनमोहन राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ये हो क्या रहा है? आप जनता को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं आप पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेता है। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेता है तो उसमें तो सबकी राय अपने आप आ जाती है। ऐसे में अब सबकी राय की बातें, 175, 403 की सूची, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, ये बाहर से देखने वालों को ऐसा लग रहा है। आपने अभी बताया 175 की सूची दी गई। कोई भी कैंडिडेट जब डिक्लेयर होते हैं तो उसको 1-2 महीना टाइम दिया जाता है। उसके बाद पार्टी उसमें देखती है कि ये कैंडिडेट लड़ने लायक है या नहीं है। उसके बाद पार्टी उस पर फैसला करती है। और मैंने पहले भी, आपने जब आपकी डिबेट में आया था, मैंने बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एज ए मुख्यमंत्री, वो अपनी मुख्यमंत्री कार्य में बहुत बिजी हैं। जब उनको मुख्यमंत्री कार्य से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले एज ए मुख्यमंत्री है,
तो कोई मुख्यमंत्री जब अपने काम में बिजी होता है और जब काम से उसे फुर्सत मिलती है और उन्होंने अपने देखा जिनको टिकट मिली थी वो लोगों ने कितना काम किया और वो समाज में उनकी क्या पहुंच बैठी और उन्हें किस तरह का अपने आप को स्टैब्लिश किया। 175 टिकटों का ऐलान किया किसने? क्या नेताजी की सहमति से नहीं हुआ, अखिलेश यादव की सहमति से नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं अनुराग भदौरिया? वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं आपसे मैं पूरी बात पे आ रहा हूं ना आपकी। फिर उन्होंने 403 की लिस्ट नेताजी को दे दी। अब नेताजी को देखना है कि जो लिस्ट उन्होंने दी है उनमें से उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं वाकई जीतने लायक है नहीं है, उन कैंडिडेट की अपनी क्या हैसियत है और कैंडिडेट की वैल्यू क्या है। जैसा कि आपने देखा अध्यक्ष जी ने भी बोला कि भाई सबकी राय से होगा। अब सबकी राय होगी, चूंकि लिस्ट उन्होंने दे दी है और उसमें सब लोग बैठेंगे, सबकी राय बनेगी। जो तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी 175 उम्मीदवारों का ऐलान करने की? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगर आपको सबकी राय लेनी थी तो अखिलेश यादव को बिठा लेते, आजम खान को बिठा लेते, शिवपाल यादव को बिठा लेते। पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है आपके यहाँ, तो जो आप कहते हैं कि वही टिकट फाइनल करता है, तो ऐसे में आपने किसी की राय ली नहीं, टिकट फाइनल कर दिए, अब आप सबकी राय लेने की बात कर रहे हैं। जिनको अरे तो जिनको मौका दिया गया था वो काम नहीं कर पाए। आपने अब जिन कैंडिडेटों को हमने डिक्लेयर किया वो कैंडिडेट अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे होंगे, वो अपनी कसौटी पे खड़े ये बात आप कह रहे हैं कि 175 जिन उम्मीदवारों का आपने ऐलान किया है वो बदले जाएंगे, कैंडिडेट दिए थे वो बदले जाएंगे? नहीं बिल्कुल, अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, जीतने लायक नहीं होंगे तो पार्टी उस पर विचार करेगी ना, तभी तो उन्होंने नाम दिए ना। तभी तो मैंने पहले ही बोला था कि जब वो उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्य से थोड़ी फुर्सत मिलेगी तो नेताजी के साथ बैठेंगे, पार्टी बैठेगी और पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना नहीं देना है। और उसके बाद पार्टी बाकायदा एक ऐलान होगा, जिसको लगेगा हाँ जिताऊ कैंडिडेट है उसे टिकट मिलेगी, और जो अपने कार्य में प्रबल है और जिसको लगेगा कि वाकई इसने काम किया है क्षेत्र में उसे टिकट दी जाएगी। हमें तो लगता नहीं इसमें कोई डिबेट का विषय है। निश्चित राय मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या सिर्फ दिखाने की एक कोशिश हो रही है कि ऑल इज वेल? अखिलेश यादव कहते कुछ है, शिवपाल यादव कहते कुछ है, टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो ये ताली बजाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए, मुख्यमंत्री जी की चिंता बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है कि उन्होंने लगभग 4.25 साल सरकार चलाई है और एक साफ सुथरी बेदाग सरकार चलाई है। तो उनकी लगातार कोशिश रही है कि समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को सामने ले आए जिनकी छवि अच्छी हो, बेदाग हों, किसी तरह का आपराधिक कृत्य में लिप्त न रहे हों। तो उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। इसीलिए उन्होंने अपने सोर्सेज से, अपनी सूचनाओं के आधार पे, अपने विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पे, अपने संगठन के लोगों की परफॉर्मेंस के आधार पे एक निर्णय लिया है, सोचा समझा। इसीलिए उनको थोड़ा समय भी लगा है कि उन्होंने विधानसभा वार योग्य प्रत्याशियों का चयन करके नेताजी को दिया है। अब नेताजी विचार करेंगे कि 175 पहले से घोषित उम्मीदवारों में कौन से नाम कामन है, कौन से नाम उसमें कामन नहीं है, तब उसका असली विश्लेषण करेंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आप 175 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं और जिस व्यक्ति का आप चेहरा लेकर के चुनाव में जा रहे हो वो अपनी सूची अलग से देता है, यानी कि आपने 175 की जो सूची जारी की उसमें आपने उस व्यक्ति से पूछा ही नहीं जिसका चेहरा लेकर के आप चुनाव में जा रहे हो। देखिए, ये तो कह पाना मुश्किल है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया था। परामर्श जरूर किया गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जरूर है कि मुख्यमंत्री जी की एक चिंता निश्चित रूप से जायज़ है और हम सभी लोग सहमत हैं समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में कि उनकी एक क्लीन छवि रही है और वो छवि कहीं न कहीं बाहुबलियों को साथ नहीं ले चलने की उनकी रही है। और एक दो नाम ऐसे जरूर आए हैं जिन पे आपत्ति है और मुझे लगता है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बैठ के, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के इसे विचार करेगा कि मुख्यमंत्री जी चूंकि टीम के कप्तान हैं, 4.25 साल सरकार चलाई हैं, इसलिए उनकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। ये बताइए कि शिवपाल यादव के बयान जो बार बार बदल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा कि अखिलेश का चेहरा लेकर चुनाव में जा रहे हैं वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे एक बार फिर अगर सरकार आती है बहुमत की, तो ऐसे में एक बार फिर ये कहा जाना बात को बदल करके कि जो चुने हुए विधायक होंगे, जिसको वो नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये संकेत क्या दे रहा है बातों ही बातों में? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई दो अर्थ नहीं है, क्योंकि शिवपाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रक्रिया या परंपरा की बात कही है कि विधायक दल ही नेता का चयन करते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का किसी के बीच भी मतभेद नहीं है। मतैक नहीं है। मतैक है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे जब भी सरकार बनती है, हमारी बहुमत सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में केवल एकमात्र चेहरा है, वो केवल और केवल अखिलेश यादव हैं। इसमें किसी भी तरह का किसी के बीच कोई मतभेद नहीं है। वो चाहे शिवपाल जी ने कई फोरम पे कहा है,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, रामगोपाल जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के एकमात्र चेहरा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केवल और केवल अखिलेश यादव हैं। मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चाचा भतीजे में कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, और ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है ये सब मीडिया की देन है, या फिर समाजवादी परिवार में हालात ऐसे नहीं हैं जैसे कि दिखाए जा रहे हैं? अनुपम जी देखिए, 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री में सरकार के नेतृत्व में सरकार बनी। तब से लेके आज तक एक बात सारा विपक्ष कहता रहा कि कई पावर सेंटर हैं और पावर सेंटर के अंतर्विरोध की कहानियां भी लगातार आती रहीं, और लगातार विपक्ष को छोड़ दीजिए, अगर श्री मुलायम सिंह यादव जी, रामगोपाल यादव जी और शिवपाल यादव जी, जिनका नाम अभी समाजवादी पार्टी के साथी और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ने लिया, अगर इन्हीं लोग के बयान को 4-4.5 साल का अगर उठाकर सुन लें, देख लें, तो रामगोपाल जी ने कहा कि सत्ता के शीर्ष के संरक्षण में हजारों करोड़ की लूट हुई। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कम से कम 15 बार कहा कि मंत्री भ्रष्ट हैं, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, कार्यकर्ता लूट रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और जिन श्री अखिलेश यादव जी को नीट एंड क्लीन बताया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री है केवल, जब ये प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों थे 2014 में, तो प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद जी श्रावस्ती से लोकसभा के प्रत्याशी थे इनके। तो ये कोई नई बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी में नहीं है क्रिमिनल, बीजेपी में नहीं है। देखिए आप बोल रहे थे, नहीं, आपने व्यक्तिगत लगाया, बीजेपी में नहीं है, नाम बताऊं, बीजेपी में नहीं है। डिबेट आप ऐसा व्यक्तिगत मत बोलिए कि बीजेपी में क्रिमिनल, आपने तुरंत बताया बस्ती का, आपके तो बिहार में जीत मर्यादा बचाइए, रखिए, आपका अवसर मिलेगा तो आप बोलिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे तो आप ज्यादा तेज बोलना जानते हैं, इसलिए आप अपने समय में बोलिए। आप व्यक्तिगत पे आ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत पे नहीं गया था। अनुराग की बात को रखने दीजिए। श्री अखिलेश यादव जी लगातार 4.5 साल अपराध और अपराधियों को, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते आए। भ्रष्टाचार की बात करें तो अगर अनुराग जी अगर चाहते तो मैं बता दूं 10 नाम। श्री अनिल यादव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को चौपट किया, उनको बचाने के लिए श्री अखिलेश यादव की सरकार सुप्रीम कोर्ट PIL लेके जाती है। मैं बता रहा हूं, ये इनसे पूछे, अब ये सुनने को तैयार नहीं है। नहीं सुनिए, देखिए आपने 10 घटनाएं बता रहा हूं कि इनकी वजह से देखिए ये अच्छी बात नहीं है। डिबेट की मर्यादा को आप रखिए। आपने मनीष जी अनुराग भदौरिया, आपको अपने क्रम में अपनी बातों को रखिए, अपने क्रम में अपनी बातों को रखिए। अनुराग भदौरिया, कृष्णकांत पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल काफी लंबे वक्त से चल रहा है। कृष्णकांत पांडे, कांग्रेस किस नजरिए से देखती है समाजवादी पार्टी के अंदर घर में मचे घमासान को लेकर के? क्या लगता है आपको, वाकई में इस तरीके के हालात हैं कि अखिलेश यादव अपनी चीजों को नहीं रख पा रहे हैं, जो उनके मन में है, दिल में है, उसको बयां भी नहीं कर पा रहे हैं? चाचा भतीजे की पार्टी जो एक दूसरे को माइक छीन लेती है, हमको भी नहीं बोलने दे रही है। हमारे यहाँ समाजवाद जिंदा है। अनुराग जी, कृष्णकांत जी को बात रखने दीजिए, कृष्णकांत जी को बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए अपनी। हर आदमी को अपनी बात रखने का राइट है। हमारे यहाँ एक प्रधान भी जाके माननीय नेताजी से, मुख्यमंत्री से मिलकर लड़ लेता है। अनुराग भदौरिया, कृष्णकांत जी को बात रखने दीजिए। बुलंदशहर की घटना पे आप राजनीतिक साजिश देखते हैं। मनीष जी, कृष्णकांत जी को बात रखने दीजिए जी। अनुपम जी देखिए, मैं तो चुप हो जा रहा हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है, आपने मेरा टाइम नहीं दिया। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। व्यक्तिगत पे कोई बात होगी, कृष्णकांत जी अपनी बात को रखिए आप। हाँ जी, आपने क्या पूछा? मैंने ये पूछा, समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? चर्चा यह भी उड़ी कि आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है। हाँ, चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, और इस बारे में आप भी जान रहे हैं, मैंने भी कई बार बताया कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। और अब राजबब्बर जी का, गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान भी आया कि हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान आया कि हम गठबंधन किसी पार्टी से नहीं कर रहे। इसके पहले अखिलेश यादव जी का जो मुख्यमंत्री है, साफ है कि आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने भी साफ कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या इन सब पर आपकी पार्टी नजर बनाए हुए? आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के
चूंकि हम भी राजनीतिक दल हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव संभावित है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि हम भी निगाह बना के ही रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी आज सरकार में है, इसलिए हर दल की निगाह नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी पे रहेगी। इनका जो टिकट का मामला है, जो टिकट को लेके घमासान या इनका पारिवारिक विवाद 3-4 महीने से जो चल रहा था, ये इनके अंदर का मामला था। उसमें किसी भी राजनीतिक दल को बहुत हस्तक्षेप करने की मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत है। लेकिन चूंकि ये सत्ता में है, इसलिए हम लोग बात करेंगे कि सत्ता के मुख्यमंत्री अगर कहीं पारिवारिक विवाद में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्रदेश का विकास बाधित होगा। इसलिए बात थोड़ा हम लोग कर लेते हैं कि इनके यहाँ जो टिकट बंटवारा शिवपाल जी ने 175 टिकट घोषित किया, जाहिर है कुछ मैं ये जानना चाहता हूं क्या इसी तरह से टिकट बढ़ते हैं, क्या इसी तरह से बढ़ते हैं कि 175 उम्मीदवारों का ऐलान कर दो, उसके बाद कहें कि हम सबकी राय लेंगे? आपके यहां भी इसी तरह से टिकट बढ़ते हैं? नहीं, ऐसे टिकट नहीं बढ़ता है। लेकिन अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री प्रदेश के कार्यों में व्यस्त थे, अब वो प्रदेश के कार्यों से थोड़ा उनको मौका मिला होगा, तो उन्होंने अपनी लिस्ट मुलायम सिंह यादव जी को सौंपी है। लेकिन इस तरह से टिकट, ये आपका कहना सही है कि किसी भी पार्टी में अब तक, समाजवादी पार्टी में भी देखने को नहीं मिला है कि 4 बार इनकी सरकार बनी है कि इस तरह से बढ़ते हैं। कहीं न कहीं जाने अनजाने शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी में, भले बाहर चाहे ये लोग न कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं तनातनी या किसी भी बात को लेके कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है, ऐसा लगता है। अब यह बात अलग है कि मुलायम सिंह जी सर्वमान्य नेता समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश यादव भी उनको हाईकमान कहते हैं, शिवपाल यादव भी उनको हाईकमान कहते हैं। और मनमोहन राय के पास चले गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। मनमोहन राय जी, मैं समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में अगर स्थितियां ठीक नहीं है और अगर टिकटों को लेकर आम राय नहीं बन पा रही है, तो ये किस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सबकी राय ले रहे हैं? अगर सबकी राय लेनी होती तो वक्त तो बहुत था, पहले भी ली जा सकती थी। नहीं, जाहिर है ये हम सबकी राय ले रहे हैं, ये बाद में बोला गया जब दिन भर आज घमासान, पार्टी के अंदर कलह, पार्टी के अंदर झगड़ा, ये सब बातें होने लगी, तो जब शाम होने लगी तो ये बयान आया कि हम सबकी राय लेंगे, उसी हिसाब से टिकट बांटेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी में 2 फैक्शन हैं, 2 धड़ हैं जो क्रॉस पर्पस पे काम कर रहे हैं, जो उनके अपनी अलग अलग दावेदार हैं टिकटों के, हर ज़िले में, हर सीट पे, ये एकदम साफ दिख रहा है। और अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उनका अपर हैंड हो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उनको नहीं मिल रहा है। उसी तहत उन्होंने ये लिस्ट सौंपी है जी। अब ये लिस्ट कितनी एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी, इसमें कितने कैंडिडेट उनके माने जाएंगे, इसी पे पार्टी के आगे का सवाल ये भी जहन में खड़ा होता है कि जिन लोगों को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते, समाजवादी पार्टी किया जा रहा है, ये क्या संदेश देता है? यही से तो इनके जो आपसी विवाद हैं, वहीं से ये इन्हीं चीज़ों से स्पष्ट होने लगे हैं कि जिनका नाम लेके मुख्यमंत्री ने अपना ऑब्जेक्शन जताया, जिस कौमी एकता दल के विलय को लेके, जिनके अंसारी बंधुओं को पार्टी में ना लेने, उनको ना टिकट देने की बात पे अड़े रहे, आज उनको पार्टी डिक्लेयर करती है। यही वजह है कि झगड़ा अब सामने आ गया। पहले भी झगड़ा रहा होगा, पहले भी कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे, हर दल में होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं और कुछ दिन बाद उसी आदमी का नाम टिकट में घोषणा हो जाती है। तो ये विवाद इससे एकदम सामने आ गया, पब्लिक के बीच में आ गया है, और पार्टी को ये चुनाव के वक्त नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि पार्टी के काम, सरकार के काम की उतनी चर्चा भी नहीं हो रही है जितना कि पार्टी के अंदर विवादों की। क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अखिलेश यादव चीजों को लेकर चल रहे हैं, विकास के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो कैंडिडेट सामने आते हैं जिनको अखिलेश यादव पसंद नहीं करते, उनको प्रोजेक्ट करना, गायत्री प्रसाद प्रजापति को राष्ट्रीय सचिव बना देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कमजोर नहीं करती हैं? बिल्कुल। जब रातों रात गायत्री प्रजापति को एलिवेशन करके राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, यही गायत्री प्रसाद प्रजापति को अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल से हटाया था। तो ये सारे सेंटिमेंट्स अब आज देर शाम जब बयान आया कि सबके साथ सुझाव लेके टिकट डिस्ट्रीब्यूट होगा, टिकट डिसाइड होगा, उसके थोड़ी देर बाद रामपाल यादव जो सीतापुर के विधायक हैं, उनको हटाया गया था। अखिलेश यादव जी द्वारा उसकी अवैध बिल्डिंग का निर्माण को रोका गया था, उसको एकदम से समाजवादी पार्टी में वापस ले लिया गया। तो ये सब चीज़ एक स्टेप पॉजिटिव, एक स्टेप नेगेटिव, एक बयान अच्छा, एक बयान खराब, एक एक्शन पॉजिटिव स्टेप यूनिटी वाला,
एक एक्शन डिसयूनिटी वाला। तो ये पार्टी के अंदर विरोधों को एकदम क्लियर कर दिया जाहिर है। तौर पर, यानी कि तुमको वक्त हमारे वक्त पे नंबर कम फोटो करोगे तो खींचती हम है कि तुम्हारे सब एक नंबर साथ कम है, कर वक्त देंगे। वक्त पे ये एक- जंग कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है। वक्त की मजबूरी है, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी में क्या नेताओं को, जिन पर आरोप लगे हैं, जिनके दामन पर दाग हैं, वही पसंद हैं और उन्हीं को लेकर के चुनाव में जाना चाहती है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए ये सब क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में? क्यों अखिलेश यादव अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं? आखिर क्या तुरुप का इक्का कुछ और है अखिलेश यादव के पास जो वक्त पर सामने आएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। समाजवादी पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नेता तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो आक्रामक हैं समाजवादी पार्टी पर। वो कहती हैं कि दो धड़ों में समाजवादी पार्टी बंट गई है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, अखिलेश यादव को वक्त नहीं मिला, वक्त मिला है तो वो अपनी चीजों को रख रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत होता हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मैसेज जा रहा है, बीएसपी सुप्रीमो आप पर हमलावर हैं, बीजेपी आप पर हमलावर है, सबको लगता है कि आपके घर में हालात ठीक नहीं है। आप कोई जवाब क्यों नहीं देते अगर घर में हालात ठीक है तो? देखिए, वो इसलिए नहीं परेशान है, वो इसलिए परेशान है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ इतना ऊंचा क्यों है, विकास इतना क्यों हो गया, ये मुख्यमंत्री जी ने इतना काम क्यों कर दिया, इनका चेहरा इतना पॉपुलर क्यों हो गया। क्योंकि इसके पहले बहुत मुख्यमंत्री हुए, ऐसे मुख्यमंत्री शायद ही पहली बार उत्तर प्रदेश में हुए जिन्होंने काम को सराहा हो, पब्लिक ने सराहा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे लोग अपोजिशन वाले भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है किसी के पास नहीं है। तो उससे परेशान है कि भाई इतने अच्छे काम कैसे हो सकते हैं। अतीक अहमद ने कौन से काम किए उत्तर प्रदेश में जो काम उनको आपने प्रत्याशी बनाया? अब आप किसको? अतीक अहमद ने कौन से काम किए उत्तर प्रदेश में, आपने उनको प्रत्याशी बनाया है? आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूं। अगर वो गलत करेंगे तो वही प्रत्याशी नहीं होंगे। देखो, मुख्यमंत्री का एकदम क्लियर मानना है, वो विकास की राजनीति करते हैं। जाति धर्म की राजनीति सिर्फ बीएसपी और बीजेपी करती है। बीजेपी संप्रदाय की राजनीति करती है और बीएसपी जात की राजनीति करती है। अगर विकास की राजनीति किसी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में की है तो मुख्यमंत्री जी ने की है। पहली बार उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति हुई है। क्या आपको लगता है कि नेताजी को गुमराह किया जा रहा है? इसी के चक्कर में इन तमाम लोगों को पार्टी से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। क्या नेताजी को गुमराह करने की कोशिश हो रही है आपकी पार्टी में? नहीं, वो उनको नहीं, नेताजी को भी सब समझ में आ रहा है। वो भी देखना वही होगा जो सत्य हमेशा जीतता है। आप भी जानते हैं सत्य की कभी हार नहीं हो सकती। शिवपाल यादव ने क्या झूठ बोला है? अखिलेश सच बोल रहे हैं। जिसको प्यार दे रही है, जो पब्लिक जिसकी डिमांड कर रही है, अल्टीमेट चेहरा वही होता है। खुलकर बोलिए ना, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? जनता जानना चाहती है, टीवी देख रही है। आप बताइए, किसने झूठ बोला नेताजी से? कौन सच बोल रहा है? जनता। शिवपाल यादव ने एक मंच पे कहा था अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं, वो भी वक्तव्य आपको याद होगा। ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है जान तो ले लोग। हाँ, तो मैं आपको उसके बारे में ही बता दूं। उसके बारे में बता दूं, जिस मंच पे बात हुई थी वो समाजवादी परिवार का मंच था, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था। वहां समाजवादी परिवार के लोग अपनी चर्चा करने के लिए बैठे थे। और समाजवादी पार्टी ऐसी है जिसमें एक प्रधान सुबह उठ के मुख्यमंत्री जी से या नेताजी से जाके लड़ सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपनी बिटिया की शादी में इन्विटेशन के लिए उनसे झगड़ सकता है। क्या दूसरी पार्टी में ऐसा कहीं है कि प्रधान सुबह उठ के जाके किसी भी पार्टी के जो मुखिया हैं, अरे जिन पर आरोप लगे हैं उनको तो आप वापस ले रहे। रामपाल के ऊपर आरोप था, उनको आपने वापस ले लिया। आज नहीं है। अतीक अहमद के ऊपर आरोप है, उनको आपने प्रत्याशी बना दिया। मैं जो आप कह रहा हूं मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं है और समाज के हमारी जो उन्नति है उसमें बाधा डालता है या हमारी इमेज को खराब करता है या हमने जो विकास किया है उसको निगेटिव वे में ले जाएगा, तो जाहिर सी बात है पार्टी उसके बारे में विचार करेगी। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं रोककर आपसे जानना चाहता हूं, नेताजी गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मेहरबान है, उसको राष्ट्रीय सचिव बना दिया और अखिलेश यादव भली भांति पसंद नहीं करते हैं।
ऐसे में सवाल यहां पर यह, उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया था। अब आप बताइए कि किसकी चल रही है? नेताजी अपनी कहेंगे, अखिलेश यादव अपनी कहेंगे, या शिवपाल यादव अपनी कहेंगे? आप बताइए, साफ कर दीजिए। वहां देखिए मैंने आपको पहले अभी मैं साफ तौर पे बता रहा हूं कि समाजवादी परिवार एक पार्टी, ऐसी पार्टी है जहां अपनी बात रखने का सबको राइट है, और यह तय है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा मुख्यमंत्री का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो अपना काम करते हैं, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी तरह की कोई भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। ये सबको पता है, और ये खुली किताब है। और पार्टी में भी नेताजी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए नेताजी जब बर्दाश्त नहीं करते तो गायत्री प्रजापति पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? एहसास होता है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। अरे तो गायत्री प्रजापति का नहीं, अरे तमाम आरोप विपक्ष लगाता है, बीजेपी के नेता कहते हैं खनन के नाम पर लूट कर ली पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे विपक्ष तो परेशान है। मैं आपसे कहता रहा हूं, विपक्ष परेशान हमारे विकास से। विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगाए विकास का, विपक्ष आरोप मुख्यमंत्री पे लगाए विकास का, आरोप लगाए कि 5 साल की सरकार में कितना विकास हुआ, इसके बारे में बात करे तो क्या बात करती है? वो हमारे समाजवादी की बात करती। कितनी खुशी की बात है कि अपोजिशन के पास कोई बात नहीं है, सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक समाजवादी की बात करती। मैं धन्यवाद देता हूं आपको और अपोजिशन वालों को कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ समाजवादी या मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है, ना उनके पास कोई चेहरा है, ना कोई बात है। इससे खुशी की बात हो सकती है क्या कि हमारे विकास को लेकर बात करते हो, हमारी तारीफ करते हो, जब देखो तब हमारी बात करेंगे। अरे आपका विकास तो पीछे चला गया, अब तो यहाँ अतीक अहमद की बात हो रही है, अब तो यहाँ पर सिद्दुल्लाह अंसारी की बात हो रही है, अब तो यहाँ पर रामपाल की बात हो रही है, अब तो यहाँ पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात हो रही है। इनका जवाब दीजिए ना। ये तो आपके विकास पर कितने भारी पड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका तो नुकसान आपको देखने को मिल सकता है चुनाव में। ये बात अपोजिशन वाले कर रहे हैं, हम विकास पे लड़ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, मैं विकास पे लड़ रहा हूं, ये हमारे अपोजिशन वाले इसी पे अड़े रहते हैं, उन्हीं की बात करते रहेंगे। मैं विकास की बात करता हूं, ये हमारे उनमें सोच में फर्क है। वो हमारी निगेटिव खोजते रहते हैं जिसपे हम ध्यान ही नहीं देते। हम विकास की बात करते हैं, विकास पे आगे बढ़ना है। मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। क्या आप अपनी झोली में दागियों को, आरोपियों को बैठा के रखें, उनको चुनाव में उतारें और आप कहें कि हम विकास की बात कर रहे हैं? ये किसी पार्टी को शोभा देता है? अनुपम जी देखिए, मैंने चर्चा के शुरुआत में भी एक बात रखने का प्रयास किया जिसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने चिल्ला के मना कर दिया। अब ये विकास की बात कर रहे थे। 15 मार्च 2012 के पहले जब चुनाव चल रहा था तो इनके चुनाव घोषणा पत्र को पता नहीं अनुराग जी ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10वीं पास सभी विद्यार्थियों को टैबलेट देंगे। 4 साल में लगभग 80 लाख विद्यार्थी पास हुए। वो 80 लाख विद्यार्थी अखिलेश यादव जी को खोज रहे हैं कि टैबलेट कहाँ गया। इन्होंने कहा था, अब सुन लीजिए साहब, अगर आपको अकेले बोला अनुपम जी, देखिए बात ठीक नहीं, गलत डाटा देंगे फिर बात रख लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आपको लगता है कि लैपटॉप टैबलेट दिया? कितने लोगों को दिया? देखिए अनुपम जी, अनुपम जी देखिए उचित नहीं है, मेरी आपत्ति है। और मैंने दूसरी बार भी इनको अनुराग भदौरिया जी बात को रखने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया, मैं आपको आपकी बात को काटने का मौका दूंगा। अनुराग भदौरिया, आप मेरी बात को सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा बात को काटने का। अगर गलत तथ्य रख रहे हैं मनीष शुक्ला तो आप बात को काटिए। डिबेट का डेकोरम होता है, उसको बना के चलिए। चाचा भतीजे से माइक छीन ले रहे हैं, अगर इनका बस पर। मनीष शुक्ला, आप बात को रखिए। आप मनीष शुक्ला कंटिन्यू। ऐसा हमने लैपटॉप नहीं दिया। मैं आंकड़ों सहित बता रहा हूँ। आप आखिर झूठ बोल रहे हैं। हमने 17,000 लैपटॉप बांट चुके ऑलरेडी। मनीष शुक्ला, बात को रखिए आप। मैं मान रहा हूं आपका, आप अपनी बात को रखिए मनीष शुक्ला। बांटा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। अनुपम जी, ये मुख्यमंत्री जी, हमने बांटा। अरे बात सुन लीजिए पहले। माना कि नहीं माना? बिल्कुल, बस ठीक है। 60 लाख विद्यार्थी पास हुए 4 साल में। आपने 18 लाख को बांटा, 42 लाख विद्यार्थियों को नहीं बांटा। आपने 18 घंटे गांवों को और 22 घंटे शहरों को बिजली देने का वादा किया था, आपने नहीं दिया है। ये देखिए मनीष शुक्ला, मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा हमारा समाजवादी पार्टी में घर में जो संग्राम चला है, जिस तरीके से दागी लोगों का प्रोजेक्शन हो रहा है, उस पर है। विकास के मुद्दे पर जाहिर तौर पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा साफ कहना है आपसे, आप उस मुद्दे पर रखिए जिससे मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मनीष शुक्ला, सवाल मेरा यहां पर है कि दागी लोगों को दामन में बैठा करके क्या आप विकास के एजेंडे को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी राजनीतिक दल पे यह शोभा देता है? अनुपम जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि 4.5 साल भ्रष्टाचारियों को
अपराध अपराधियों को संरक्षण देते रहे मुख्यमंत्री जी। ये वो मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आपका बस चलेगा तो आतंकवादियों को परमवीर चक्र दे और देंगे। ये लोग आतंकवादी को नहीं सुन लीजिए, ये आतंकवादी का अनुपम जी, ये हल्ला बोल पार्टी के लोगों को जरा समझाइए कि डिबेट की मर्यादा समझे, पढ़ लिख कर आए, अपना मैनिफेस्टो पढ़ के आइए। अगर आप पढ़ के बिना बैठेंगे तो इस तरह चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जनता समझ रही है। अनुराग भदौरिया, पढ़ लीजिए। मनीष शुक्ला आप शांत हो जाइए, मनीष शुक्ला आप शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया आप बोलिए, अनुराग भदौरिया आप बोलिए, मौका दे रहा हूं मैं आपको, बोलिए अनुराग भदौरिया, बोलिए आप, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आप। अनुराग भदौरिया बोलिए, मनीष शुक्ला आप शांत हो जाएं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मनीष शुक्ला, बोलने दीजिए अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए। हल्ला बोल पार्टी के लोगों को समझाइए, सरकार ने मिलकर दंगा करवाया, जनता उग्रवादियों को छोड़ा और लोगों को मनीष शुक्ला आप शांत हो जाइए, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए ना। जरा इनसे पूछ लीजिए उनकी जवाबदेही कौन देगा, मुफ्ती के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया। क्यों अनुपम जी मेरे टाइम पे दूसरी बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, के बाद आ रहा हूं। सवाल करके पूछ सकते हैं आप। बोलने दीजिए ना, अनुराग जी बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए, कितनी देर बोलेंगे। अरे आतंक माननीय उच्च न्यायालय ने आपको कहा, तो आपने आपको उग्रवादी छोड़ा वहां पे जम्मू कश्मीर में। आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा। बेहतर होगा अपनी अपनी बातों को सहज तरीके से रखिए। अनुराग भदौरिया, आतंकवादी आप छोड़ो, दंगा आप कराओ और हम आतंकवादी हो गए। कमाल है, कमाल है, कमाल की बात करते हैं। गलती हो जाती है, उस दल के नेता फिर वही बात आप आतंकवादी। निश्चित राय मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से स्थितियां हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में अंदर खाने जिस तरीके के हालात हैं उनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित राय कमाल है अनुपम जी, लेकिन मेरा निवेदन आपसे है कि अनुपम जी मेरा निवेदन है कि डिबेट इस तरह कैसे चलेगी। लगातार दूसरी बात इन्होंने इंटरप्ट किया, इनको आप समझाइए। गलत बोलेंगे तो क्या आप किसी को अरे आपको मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, धन्यवाद बोलिए उत्तर प्रदेश को, धन्यवाद दीजिए उत्तर प्रदेश को, धन्यवाद बोलिए के साथ खड़े होने वाले पार्टी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद बोलिए। राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की वजह से आपकी सरकार सेंटर में, आपको प्राउड होना लड़ लीजिए, आप आराम से लड़ लीजिए, कोई सार्थक निष्कर्ष पे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको मौका दे रहा हूं, लड़िए आप। जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की। आतंकवादी ये जम्मू कश्मीर में छोड़ेंगे, आतंकवादियों के साथ सरकार बनाएंगे, वहां दंगा करवाएंगे। आज कितने साल हो गया वहां पे आतंकवादी, वहां पे क्या हालत हो गया? अनुराग जी हो गया, मनीष शुक्ला हो गया, मनीष शुक्ला हो गया, आतंकवाद के नाम पे अरे हो गया आप लोगों का। मुझे दूसरे लोगों से भी उनकी राय लेनी है। ये बातों को रखने दीजिए अनुराग भदौरिया, बातों को रखने दीजिए। आपकी बात की नहीं सुनी जाएगी। जय बोलेंगे, एक माँ के बच्चे को बोलेंगे उग्रवादी है, दूसरे बच्चे को बोलेंगे तुम मुद्दे से मत भटकिए अनुराग भदौरिया। निश्चित राय मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को जरूर रखें। निश्चित राय क्या लगता है आपको जो घमासान मचा हुआ है, इसको किस तरह नजरिए से विपक्षी देख रहे हैं, सरकार पर हमलावर भी हो रहे हैं? क्या लगता है अखिलेश यादव के सामने क्या कोई चुनौती है? देखिए ऐसा है अनुपम जी कि अखिलेश यादव जी की चुनौती नहीं, अखिलेश यादव जी की चिंता है। उनकी चिंता इस बात की है कि लगभग 4.25 साल में जो उत्तर प्रदेश का उन्होंने समग्र विकास किया है, जिसमें किसी भी तरह की जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र से ऊपर उठ के उन्होंने सभी क्षेत्रों का विकास किया है, और जो उनकी भविष्य की योजनाएं हैं वो सरकार बनने पर ही पूरा हो पाएंगी। इसलिए उनकी चिंता ये है कि ऐसे बेदाग अच्छी छवि वाले उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बने। यहाँ तो दागदारों का स्वागत हो रहा है, विचारधारा के दाग लगे हैं उनको तो ओहदों से नवाजा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय कर ले रहे हैं। अभी निश्चित रूप से स्टेट पार्लियामेंट्री और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, जिसमें सारे पक्षों पे सारे प्रत्याशियों के कैंडिडेचर के ऊपर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अखिलेश यादव जी के पिता भी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका छवि, उनका लंबा राजनीतिक जीवन कहीं से भी बेदाग हो या गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में जाए। इसलिए निश्चित रूप से नेताजी इस बात को समझेंगे, और जब भी हम लोगों से बात हुई है उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि इसकी विचारधारा ठीक है, इस पर चलना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो 403 उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री जी ने नेताजी को सौंपी है,
उसमें बहुत सारे उम्मीदवार कॉमन होंगे, इंतजार हो कर लेते सकता हैं, है तब दो तक चार जब तक नाम आप कह रहे हैं, पे तब तक इंतजार मतभेद कर की लेते हैं, स्थिति देख हो। लेते हैं। मनमोहन राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंतों का अखिलेश जो यादव ने बैठेंगे पिछले उसका वक्त में समाधान तुरुप के निकलेगा। एक्के का जिक्र किया था, आखिर ये तुरुप का एक्का है क्या लगता है? अखिलेश यादव के पाले में अभी गेंद है और तुरुप का एक्का कभी भी आने वाले वक्त में सामने आ सकता है? जी, उन्होंने जब तुरुप का इक्का की बात की थी तो आकलन ये किया गया था कि वो शायद पार्टी से अलग होकर, या पार्टी अगर उनको बाहर करती है तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। ये एक स्पेकुलेशन है, कितना सही है कितना गलत ये नहीं, लेकिन ये तुरुप के इक्के का यही इंटरप्रिटेशन निकाला गया था। दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन ये था कि अल्टीमेटली वो अपने पिताजी के पास जाएंगे जिन्होंने खुद ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है, और अपनी बात प्रिवेल कराएंगे, अपनी बात लागू करवा लेंगे। उनके मन में कौन सा तुरुप का इक्का है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यही दो सूरत दिखती हैं तुरुप के इक्के में कि ये उनका आखिरी दांव होगा जिससे वो अपनी अथॉरिटी और अपनी सुप्रीमेसी साबित कर देंगे। क्या लग रहा है लेकिन आपको, सबसे समाजवादी बड़ा रोल पार्टी इस में अगर वक्त, टिकटों के बंटवारे को जिसकी लेकर बात, इसी तरह से कम रार हो रही रही है, तो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को अलग थलग भी किया जा सकता है? अभी तो फिलहाल इस बार जो झगड़ा इधर एक दिन से दिख रहा है, 2 दिन से, वो उस लेवल का नहीं है जो पिछली बार अगस्त सितंबर में फूटा था। इस बार अगर 1-2 चीज़ें की गई हैं जो दूसरे कैंप को, दूसरे फैक्शन को नहीं सूट करती, उनके खिलाफ हैं, तो अगले ही दिन कुछ पॉजिटिव बयान या कुछ पॉजिटिव स्टेप भी दिए गए ताकि अगले कैंप का गुस्सा शांत हो जाए। इस बार उस तरीके से झगड़ा आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। दोनों साइड जो है एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर थोड़ा सा स्पेस देते हैं दूसरे फैक्शन को एडजस्ट करने के लिए। कृष्णकांत जी, आपके तो पास आना इस चाहूंगा, बार क्या उस लगता है लेवल का आपको, घमासान क्या राजनीति कल में परसों में दागियों होगा का, या जिनके तुरंत? दामन पर आरोप हो, जिनकी छवि अच्छी ना हो, क्या उनका राजनीतिक दलों को स्वागत करना चाहिए? नहीं, सारे राजनीतिक दलों को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा, कोई भी राजनीतिक दल हो, थोड़ा इस तरह से दागी चेहरों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। चुनाव जीतने के लिए दागी चेहरों को हम सारे राजनीतिक दल अगर यूज करते हैं तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे आतंकवाद, मैं बताना चाह रहा हूं कि आतंकवाद की बात करने का बीजेपी को कोई हक इस देश में नहीं है। मुद्दे से मत इनकी भटकिए। सरकार बनने पर आतंकवादियों को जहाज से ले जाके बाइज्जत छोड़ा जाता है, विषय पर ही रहिए तो ज्यादा पत्थरबाजों को बेहतर जम्मू होगा। कश्मीर में आतंकवाद छोड़ा का मुद्दा हम जाता है। लेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। मैं भाजपा के साथी से बताना चाहता हूं कि आतंकवाद पे आप बात करने के हकदार नहीं है। मनीष शुक्ला कुछ कह रहे हैं आप? एक मुद्दा उठाया था कि हमारे पार्टी में लोग मुलायम सिंह जी से मिल लेते हैं, सोनिया जी राहुल जी से नहीं मिल पाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि सोनिया जी राहुल जी राष्ट्रीय नेता, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जो जब चाहता मिल लेता। आप क्षेत्रीय मनीष शुक्ला बोलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, बात रखिए। बड़ा आसान होता है। कृष्णकांत जी रोकूंगा आपको, वक्त की कमी है। मनीष शुक्ला बताइए क्या कह रहे हैं? अनुपम जी देखिए, मेरा स्पष्ट अनुपम जी देखिए, मेरा स्पष्ट है कहना है कि टिकट किसको देंगे इस लड़ाई में, शिवपाल जीतेंगे कि अखिलेश यादव जी जीतेंगे कि मुलायम सिंह जीतेंगे, ये इनका अपना मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनके गृह मंत्री रहते, इनके विभिन्न विभागों के मंत्रालय के रहते, अखिलेश यादव जी ने लगातार भ्रष्टाचारियों की मदद की है, अपराधियों की मदद की है। अगर उदाहरण के, और विकास इनका अमौसी से लेके चलता है और चारबाग खत्म हो जाता है। ये प्रदेश ऐसा है, इन्होंने उदाहरण दिया कि ट्रायल का उद्घाटन कर रहे हैं और आधे अधूरे काम, अगर आप इनके एक्सप्रेस वे पे चले जाएंगे, चलिए यारों, चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मनीष शुक्ला, कृष्णकांत पांडे, अनुराग भदौरिया, निश्चित राय और मनमोहन राय जी, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर हालात किस तरीके के बने हुए हैं और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले 175 की सूची जारी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं सबकी राय ले रहे हैं, सबकी राय लेंगे तब प्रत्याशी फाइनल होंगे। क्या समाजवादी पार्टी सबको संतुष्ट कर पाएगी? अखिलेश यादव अपनी बातों को रख पाएंगे? और क्या अखिलेश यादव जो चाहते हैं वो हो पाएगा? इंतजार करते हैं। प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।